रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिर क्यों चाहते हैं डोनबास पर कब्जा? रूस से मिलाने के लिए आखिर क्या ये शर्तें सामने आ रही हैं? यानी कि जो ये मेल मिलाप यहाँ पर रूस में होना चाहिए उसके लिए कुछ शर्त भी तो होगी। वो कौन सी शर्त है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जहन में हैं, जिनके जवाब एक एक करके अब आपको इस वीडियो के जरिए मिलने जा रहे हैं। दरअसल अलास्का में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई। मुलाकात के बाद यूक्रेन में युद्ध का सीन भी बदल रहा है। दरअसल लग ये रहा है कि इस महायुद्ध को बंद करने के लिए, इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए पुतिन जो चाहते हैं वो कराकर ही दम लेंगे। ट्रंप भी अब पुतिन के सुर में ही सुर मिलाने लगे हैं। तो कहना चाहिए कि इस युद्ध के बाद यूक्रेन को नुकसान ही नुकसान क्या हुआ है। वहीं इस युद्ध को लंबा छेड़ते हुए पुतिन मन माफिक पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वो साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन में बचे हुए डोनबास क्षेत्र को भी वो रूस में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये मूल तौर से रूस से ही संबंध रखता है। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बताया कि दूसरी मांगों के साथ साथ पुतिन ने प्रस्ताव रखा है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र का शेष भाग मॉस्को को सौंप दे, यानी कि बचा हुआ हिस्सा। बदले में रूस लड़ाई बंद कर देगा। ट्रंप भी चाहते हैं कि यूक्रेन को अगर युद्ध से निकलना है तो कुछ ऐसा ही कदम यहाँ पर उठाना चाहिए। आखिर ये डोनबास वाला इलाका है क्या जिसे पुतिन हर हाल में रूस में मिलाना चाहते हैं, पाना ही चाहते हैं? हालांकि जेलेंस्की ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ने के विचार को ठुकरा भी दिया है, लेकिन डोनबास के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो रूसी भाषी क्षेत्र है। जी हां, और यही बात है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसे पाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन और इसे बड़े शर्त के तौर पर सामने रख रहे हैं, और इस पर कब्जा करना उनकी क्षेत्रीय और राजनीतिक मांगों की लिस्ट में सबसे ऊपर भी है। और ये इलाका औद्योगिक क्षेत्र है जो अगले कुछ वक्त में यकीनन बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है। देखिए, पुतिन कब से डोनबास पर कब्जा करना चाह रहे हैं? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो उसका जवाब यहां पर है। साल 2014 तब से ही डोनबास को काबू में करने की कोशिश, इस पर नियंत्रण करने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये काम अलगाववादी ऑपरेशन के जरिए की, फिर 2022 में इस क्षेत्र पर आक्रमण करके और उसे अपने में मिलाकर, यानी कि आप कह सकते हैं कि डोनबास एक बहुत बड़े इलाके पर रूसी फौजों का नियंत्रण हो चुका है, और इस इलाके में दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई भी, जंग भी यहां पर हुई है। यूक्रेनी समूह डीप स्टेट के आंकड़ों के मुताबिक क्रेमलिन की सेना और उसके अलगाववादी सहयोगियों ने साल 2014 के बाद से डोनबास के लगभग 87% यानी कि 87% हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना अब यूक्रेनी कब्जा वाले 2600 वर्ग मील क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उससे छीन रही है। सैन्य विश्लेषक जो हैं उनका कहना यह है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो ये लड़ाई रूस की तरफ से तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसका सारे डोनबास पर कब्जा नहीं हो जाता। ऐसे हालात में युद्ध अगले साल तक भी खींच सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। हालांकि कहना चाहिए कि डोनबास विवाद बहुत पुराना विवाद है, यह आज या कल का या कुछ सालों का विवाद नहीं है। जेलेंस्की ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ बातें यहां पर कही थी, ये भी आप सुन लीजिए। हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। डोनबास का जितना इलाका भी यूक्रेन का कब्जा है उसमें करीब 2 लाख नागरिक रहते हैं। दरअसल डोनबास बड़ा इलाका है और डोनेत्स्क और लुगांस्क को मिलकर ये बनता है। वैसे इस इलाके को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ये हिस्से लुहांस्क है, डोनेत्स्क है, ज़ापोरिजिया है और खिर्सोन है। ये नाम आपने पिछले कुछ सालों में खूब सुने होंगे या फिर सबसे ज्यादा यही सुने होंगे, क्योंकि इसमें से एक लुहांस्क पर रूस का पूरी तरह से कब्जा है। जी हां, पूर्ण नियंत्रण जिसे कहा जाता है। जनगणना के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। सोवियत संघ के पतन के वक्त तक डोनबास के करीब 2/3 निवासी रूसी भाषा को अपनी पहली भाषा मानते थे। यूक्रेनी स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में रूसी सांस्कृतिक पहचान और भाषा का मामला और भी ज्यादा मुखर हो गया। एक और सवाल जो सबके जहन में बार बार यहां पर आ भी रहा होगा कि डोनबास के लोग रूस के साथ हैं या फिर यूक्रेन के, मतलब वो क्या चाहते हैं, किसका साथ चाहते हैं? जनता भी तो तय करेगी। देखिए, यूक्रेन के 2010 के राष्ट्रपति चुनाव को आपको याद करना होगा।
डॉनबास के करीब 90% वोटर्स मतदाताओं ने रूस समर्थक उम्मीदवार विक्टर एफ यानुकोविच के पक्ष में यहां पर वोटिंग की थी। 4 साल बाद कीव में प्रदर्शनकारियों के जरिए तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोविच को अपदस्थ किए जाने के बाद पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और फिर डोनबास में विद्रोह भड़का दिया। लेकिन हमले से पहले करीब 2 साल पहले एक स्वतंत्र सर्वेक्षण पाया गया, सिर्फ 1/4 रूसी ही डोनेस्क और लुगांस्क को रूसी संघ में शामिल करने के पक्ष में थे। ये सवाल का जवाब है। एक और सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन में अपनी पसंदीदा सरकार चाहते हैं, मतलब उनकी आगे की राजनीतिक मंशा क्या है? तो हाँ, ये बात कही जा सकती है या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि रूस तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि ज़ेलेंस्की की सरकार को गिराकर एक से ज्यादा लचीली सरकार स्थापित नहीं कर ली जाती। हालांकि लोगों को ये भी लग रहा है कि रूस भी बहुत लंबा युद्ध यहां पर नहीं लड़ सकता। ऐसे में युद्ध का असर कई बार कहा जा सकता है, अगर आप देखेंगे विश्लेषकों के नजरिए से, तो रूसी लोगों पर भी पड़ा है और पड़ भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रभाव से रूस भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्या यूक्रेन के लिए रूस को डोनबास सौंप देना इतना आसान होगा? मतलब एक पल में मान लिया जाए कि अब इसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन का संविधान राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के अलावा किसी भी दूसरे तरीके से क्षेत्र को सौंपने पर रोक लगाता है। कीव अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संसाधन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 78% यूक्रेन वासी यूक्रेन में नियंत्रण वाले क्षेत्र को रूस को सौंपने के सख्त खिलाफ थे। तो ये यूक्रेन के लिए मुश्किल बात होगी, मतलब ये ज़ेलेंस्की बैठे बैठे से फैसला नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा रूस की शर्तें युद्ध बंद करने के लिए आखिर हैं क्या? आप रूस का पक्ष भी जान लीजिए। रूस की कई शर्तें हैं। पहला, जिसके बारे में हम इतनी डिटेल से बातचीत कर रहे हैं, डोनबास, यही उसकी सबसे बड़ी शर्त है, आप ये मान लीजिए। बाकी बातें इस तरह से हैं जो रूस की मांगों के तौर पर है। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, यानी कि वो नेटो का सदस्य बनने के लिए किसी भी तरह से जोर आजमाइश नहीं करेगा। यूक्रेन को अपनी सेना, अपने हथियारों में कटौती करनी होगी। पूर्वी यूक्रेन की सीमाओं पर रूस से लगे क्षेत्रों में अपने सैनिक वो तैनात नहीं करेगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन में रूसी भाषा को बराबरी का अधिकार दिया जाए। रूस पर लगे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं। काला सागर में व्यापारिक मार्गों पर रूस का नियंत्रण हो ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था दबाव में रहे। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के अंदर रह रहे रूसी समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है, और साथ ही यूक्रेन को परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी यहां पर देनी होगी, उसकी शर्त में शामिल है। हालांकि यह कहना चाहिए कि युद्ध रोकने के लिए रूस की मांगे कड़ी और यूक्रेन के लिए स्वीकार करना यहां बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है। अब बीच का रास्ता इन मुलाकातों के दौर के बीच नजर तो आता है, लेकिन मुहर लग पाएगी, ये सवाल अब भी बरकरार है।